Hello students, Assalamualaikum. This is Engineer Umair, your aptitude teacher, and welcome to my 6th lecture of ECAT MCAT Physics series. So last time हमने डॉट प्रोडक्ट को कवर कर लिया था और पिछले प्रीवियसली 3 लेक्चर्स को हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट लेक्चर है जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट को और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने इंक्लूड किया है. सो कॉपी पेंसिल निकालो. नाउ 6th लेक्चर, क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट होता है. हम सब जानते हैं, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ आज इंपॉर्टेंट चीजें और की पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, और याद रखना इस क्लास को थोड़ा सा एक क्लासरूम की तरह लिया करो, क्योंकि ये लेक्चर्स अगर मैं वैसे पढ़ाऊं ना एप्टीट्यूड में जैसे मैं पढ़ाता हूं तो ये तकरीबन 1 घंटे के होते हैं. और सिंस यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता, मैंने ये कुछ स्लाइड्स डाली होती हैं, कुछ एनिमेशन डाली होती हैं, जिसकी वजह से टाइम हमारे पास बच जाता है. तो इसको ये नहीं समझना कि ये ऐसे लेक्चर्स हैं, ये बड़ी रिसर्च के बाद बनते हैं लेक्चर्स और इसमें पास पेपर्स को मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं. ठीक है, सो बाय डेफिनेशन देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है. इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी. याद रहे स्केलर में हमने पढ़ा था अगर स्केलर प्रोडक्ट मिलता है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट. सिमिलरली अगर वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करे और मिले वेक्टर क्वांटिटी तो ये हो जाएगा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ ये हमको पता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा. हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये आर नहीं पढ़ा हो, ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, एन के ऊपर कैप लगा होता है या फिर हैट इसको कहते हैं. तो ये बेसिकली डायरेक्शन बताता है. ये क्या डायरेक्शन बताता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स है हमारे पास, ये लाई करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो आर बोलता है कि इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो याद रखना प्लेन के परपेंडिकुलर इनका रिजल्टेंट होगा. ठीक है, सो अब देखो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं और मान लो जो इनका प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, वो होता है सी. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? तो इसकी डायरेक्शन हमें एक तरीके से पता लग सकती है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या होता है कि अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि शहादत वाली उंगली को एक डायरेक्शन में कर दो और अपनी मिडिल फिंगर को बी की डायरेक्शन में कर दो तो थंब बताएगा, अंगूठा बताएगा क्या, सी की डायरेक्शन को, विच इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. तो हमेशा ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है. और अगर इन दोनों की डायरेक्शन को अपोजिट कर दोगे तो थंब डाउनवर्ड हो जाएगा. याद रहे राइट हैंड है. ठीक है, तो वो बेसिकली इसकी डायरेक्शन बताता है. क्यों? क्योंकि देखो स्केलर प्रोडक्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता था वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, मींस उसकी कोई डायरेक्शन नहीं. लेकिन इसमें हमें वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है और वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन होती है. वेक्टर प्रोडक्ट में आप ले सकते हो टॉर्क को. देखो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म, या फिर आपने ये पढ़ा होगा आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो ये बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट है और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो चलिए कुछ पॉइंट्स जो कि कुछ की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं और इसके थ्रू आप कोई भी एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, फॉर्मूला ध्यान में रखना. अब देखो अगर थीटा इक्वल्स टू जीरो उस वक्त होता है कि जब ए और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए. तो उस सूरत में बेटा ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा 0 होगा. याद रखना कैसे हुआ कि अगर साइन थीटा की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूं तो मुझे बताओ साइन थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के. सिमिलरली अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180, तो मुझे बताओ साइन 180 किसके बराबर होता है. राइटिंग कितनी गंदी हो रही है. साइन 180 किसके बराबर होता है, 0 के. तो बेटा चाहे 0 डिग्री हो या 180, हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा. अच्छा सिमिलरली अगर 90 हो जाए, मींस के ए बी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर. साइन 90 की वैल्यू तुम कैलकुलेटर में डालो और मुझे आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 1 होगा आंसर. तो बेटा इस सूरत में आपको ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि ये 1 हुआ तो 1 मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो ए बी का जो भी मैग्नीट्यूड हुआ वो मैक्सिमम मिल जाएगा मुझे. तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी विल बी ए बी विच इज द मैक्सिमम. सो अब मान लो कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से, ये वेक्टर है ए वेक्टर जो कि है ए एक्स ए वाई और ए जेड. सिमिलरली बी वेक्टर है ए एक्स बी वाई बी जेड. तो उस सूरत में क्या होगा, अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा मैं डिटर्मिनेंट मेथड से निकालूंगा. वो क्या है कि आई जे को मैं सबसे पहली रो में रखूंगा, दूसरी रो में इसके कोफिशिएंट्स को रखूंगा ए वेक्टर के, जबकि तीसरी रो में मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स को रखूंगा और फिर सॉल्व कर लूंगा. बाय रो 1 से एक्सपेंड कर दो, सॉल्व हो जाएगा. नाउ
अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं वो है यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, जो हर कोई पढ़ता है और उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है याद करने में। तो देखो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, यानी कि वो तमाम यूनिट वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हैं, जो आपस में पैरेलल हैं मीन 0 डिग्री बनाते हैं। तो मुझे बताओ पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। नॉइज आ रही है, सॉरी यार, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैर, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आंसर आ रहा है 0। लेकिन अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ, देखो कुछ इस तरीके से ना, अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वो वेक्टर जो इनके दरमियान में बच गया है। मिसाल के तौर पे आई का जे के साथ, तो तीनों होते हैं आई, जे और के, ठीक है, तो इनके बीच का वेक्टर लिख देंगे हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? के। अब इन दोनों में देखो गायब कौन है? जे के में आई गायब है, तो बेटा आई हो जाएगा इसका आंसर। के और आई में जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो दरमियान में कौन बचता है? जे बच जाता है, तो इसका आंसर जे हो जाएगा। अब सिमिलरली इसको अपोजिट कर देता हूं, यानी कि जे का आई के साथ कर देता हूं, के का जे के साथ और आई का के साथ, तो बेटा यहां पे साइन क्या लग जाएगा? माइनस। तो याद रहे डॉट प्रोडक्ट में, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी वेक्टर्स को अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो इनके साथ क्या लग जाता है? इनका रिजल्ट इनके साथ माइनस लग जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नोट डाउन कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी है यार। आगे बढ़ते हैं, अब एमसीक्यूज को देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है उनको देखो। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मुझे बताओ वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे पता लगती है? हेड टू टेल रूल, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ट्राइंगुलर। टाइम जाया नहीं करेंगे, आंसर पता है, हमने पढ़ चुके हैं, राइट हैंड रूल। नेक्स्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे इज इक्वल टू, जल्दी से आंसर बताओ, मैंने वीडियो को रोका हुआ है, पॉज करो। लिख दिया? देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मैंने तुम्हें बताया जब भी परपेंडिकुलर होगा तो आंसर क्या आएगा? जो बच गया उनके दरमियान में, आई जे का अगर है तो बीच में कौन बचता है? के, तो आंसर क्या हो जाएगा? के वेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे आई का जे के साथ के, जे का के साथ आई, के का आई के साथ जो बच गया जे, सिमिलरली अपोजिट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार या लिख लो अपने पास, ठीक है। तो आंसर हमारे पास के हो गया, यूनिट वेक्टर। नाउ अब ये आ जाता है, देखो जे क्रॉस के, सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो ब्रैकेट वाले को। क्या करोगे? जे क्रॉस के, मुझे बताओ जे क्रॉस के कहीं नजर आ रहा है? जे क्रॉस के बीच में कौन बचता है? आई, तो आई हो गया। आई डॉट आई मुझे बताओ क्या है? पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था, देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई पैरेलल होंगे, आंसर आएगा हमेशा 1, ठीक है, देख लेना, मैं आई के बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो विच वन इज नॉट अ करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन सही नहीं है? देखो बेटा अगर पहले वाले ऑप्शन में देखा जाए तो आई, अगर ये माइनस का साइन हटा दूं मैं, तो ये मेरे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट अगर ऐसा होता ना, तो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट की कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, क्या कि ए डॉट बी और बी डॉट ए। कम्यूट का मतलब होता है कि मूव अराउंड, आगे पीछे होना, तो ए बी इधर आ जाए और ए इधर आ जाए, तो ये बेसिकली कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है। सिंस वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं चलता, तो इनके साथ अगर माइनस साइन लगाया जाए, यानी कि इनकी डायरेक्शन को वापसी सीधा करने के लिए हम माइनस साइन लगा देते हैं, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन यही बन जाएगा। तो इस सूरत में तो ये करेक्ट है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दें ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को हम प्रूव करना चाहें, तो बेटा ये हमेशा नॉट इक्वल टू होगा। हाँ, इक्वल टू बनाने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। उसने बोला कि नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट वाला बताना है। देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बी क्रॉस ए बी साइन थीटा माइनस का, क्योंकि सिंस ये चेंज हुई है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को बताने के लिए ये होता है, तो ऑप्शन बच गया ये। तो देखो एक तो लेटरल थिंकिंग कर सकते थे कि पहले ही बता देते तुम, क्यों? क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो मान लो इसका मैग्नीट्यूड का आंसर आता है 9 प्लस का, और इसका भी आंसर आ जाता है 9 प्लस का, लेकिन बाहर क्या लगा है? माइनस। तो क्या प्लस 9 माइनस 9 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट था। तो यही आंसर था हमारे पास, ठीक है, याद रखना। यहां पे एक चीज मेंशन कर दूं कि देखो ये हमारे पास वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस डालना पड़ता है तभी प्रूव होता है। इसी तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है वेक्टर्स में, वेक्टर प्रोडक्ट में,
वो क्या है कि ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, आ सकता है किसी एमसीक्यू में, इसलिए लिख लो। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए इफ और व्हेन, ठीक है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। वो कौन सी सूरत है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाएं? किस एंगल पे? तो मैं आपको बताता हूं कौन से एंगल पे। देखो बेटा, थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये लो, मान लो क्रॉस प्रोडक्ट हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। अभी एंगल मालूम करना ना। देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, है ना भाई, और ए डॉट बी क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, कॉस नीचे आ गया, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाता है बेटा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1। तो मुझे बताओ थीटा की कौन सी वैल्यू रखूं कि 1 आ जाए? तो बेटा वो 45 होता है। टेंजेंट 45 हमेशा 1 के बराबर होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वो वैल्यू जहां पे उनका जो रिजल्ट है वो सेम आता हो। बेटा कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए तो 1 आता है। तो बेसिकली जो ये ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। 45 डिग्री पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो को इग्नोर करो, बस दो वेक्टर्स को का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो तुमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कब 0 आता है। देखो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इट मींस कि थीटा कितना होगा? 90, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो पता लग गया तुम्हें ये 0 किस पे आया है? 90 पे। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। देखो ए डॉट बी, सॉरी ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90, है ना, क्योंकि हमें एंगल पता लग गया। तो हम साइन 90 होता है 1 के बराबर। तो आंसर क्या आया? ए बी ए क्रॉस बी। तो क्या आंसर नजर आ रहा है इसमें से? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। देखो ऑप्शन सही, करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए बी हुआ, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया कि साइन 90 किसके बराबर हो गया था? 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ए बी विल बी ए बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे हो जाएगा। कहीं और से एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है एमसीक्यू जो मैं तुम्हें करा रहा हूं। नाउ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। अब मुझे बताओ कि अगर दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड एफ है, इनके सेम मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो मुझे बताओ एंगल क्या होगा? ये तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी। वो ज्योमेट्री क्या है कि बोलता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाऊं तो उसमें से दो साइड सेम होनी चाहिए। देखो कुछ इस तरीके से। देखो अगर इसको एफ मान लो और इसको एफ मान लो ना, वो बोला दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, तो यही दो होंगे परपेंडिकुलर, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि उसने बोला एफ है। तो मुझे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट निकलता है ना दो फोर्सेस का, उसका एंगल कितना होगा? तो याद रखना किसी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड सेम हो, और राइट ट्राइंगल का मतलब जिसमें 90 हो, उसमें हमेशा दो एंगल्स क्या होंगे? 45, क्योंकि सम कितना बनता है? ये 90 होता है और ये कितना बनेगा? 45 45 90, टोटल सम होना चाहिए 180। तो याद रहे कि जब भी दो फोर्सेस सेम हो तो उनका रिजल्टेंट का एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा। सो गुड लक, यहीं तक रखते हैं। वेक्टर का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोशन। सो स्टे ट्यून, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है भाई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये दो वीडियोज हैं, प्रीवियस लेक्चर तो एनडी पास पेपर्स, इनको देख लो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। गुड लक।